भंवर सर यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पहले बताया था और कई विद्यार्थियों की मांग पर आज जो है एक नया विषय लेकर के आए हैं और वो विषय है पादपों में जनन। पादपों में जनन किस तरह से होता है, यह जनन क्यों आवश्यक है, क्या जनन के बिना जीवन नहीं चल सकता, इन सभी बातों को लेकर के आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और विशेष रूप से ये जो पाठ है मैंने कक्षा 10 के लिए बनाया है, लेकिन छोटी कक्षाओं के विद्यार्थी और उसके बाद में जो बड़ी बड़ी तैयारियां करते हैं उन विद्यार्थियों के लिए भी ये उपयोगी है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम एज के उस पड़ाव पे होते हैं जहाँ हमारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे पोते पोतियाँ होते हैं, नातिन होते हैं, तो वो हमसे पूछ बैठते हैं कि पौधों में जनन कैसे होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर हमारा नॉलेज अच्छा है तो हम उनको संतुष्ट कर सकते हैं। तो मैं सभी के लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। आप सभी जो है इसको ध्यान से देखें और जो भी प्रश्न हो वो प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिखें, जिनके उत्तर देने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। साथ ही ये जो गर्मियों का समय चल रहा है, तो इस समय में मैं आप सभी से अनुरोध करूँगा कि सभी जो है आप अपने अपने घरों में जो पक्षी हैं उन पक्षियों की देखभाल के लिए पूरा प्रयास करें। उनके लिए पानी के परिंदे लगाएं, चूगा पात्र लगाएं और ये जो सारी परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में उनको बचा के रखने का प्रयास करें। पेड़ पौधों को बचाना तो बहुत ही आवश्यक है। साथ ही इस समय जो जनगणना का कार्य चल रहा है उस जनगणना के कार्य में भी आप सभी बढ़ चढ़ के सहयोग करें। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि जो भी जनगणना कर्मी आता है उसके पास, जैसे मेरे पास ये आईडी है, इस तरह की आईडी होती है। घर में प्रवेश देने से पहले यह आईडी ज़रूर देखें। जब आप संतुष्ट हो जाएं तो उसके बाद में उसके द्वारा जो आवश्यक क्वेश्चन किए जाते हैं, इस समय भवन गणना का कार्य चल रहा है और उस भवन गणना के कार्य में आप सहयोग करें। आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट लिखें। बाकी मेरा जो उद्देश्य है वो विद्यार्थियों तक अपनी बात पहुंचाना है, अपनों तक अपनी बात पहुंचाना है और इसी चीज़ को लेकर के एक बार फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। धन्यवाद। पादपों में जनन के बारे में जानने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये पादप होते कैसे हैं। तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि मुख्य रूप से जो ये पादप होते हैं, इन पादपों को हम 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला जो इस तरह की जो संरचनाएं हैं वो आपको देखने को मिलती हैं, जिसको अपन बोलते हैं शाख। ये सामान्यतया जो है 1 से 2 फुट 3 फीट मैक्सिमम जो है इनकी लंबाई होती है। और इस तरह के जो पौधे होते हैं, इन पौधों को हम शाख कहते हैं। ये देखिए, ये जितने भी अपन प्लांट लगाते हैं घरों के अंदर, ये सारे के सारे हैं वो शाख का उदाहरण है। इसके बाद में जो है हम दूसरी तरह के जो पौधे होते हैं उन पौधों की बात करें। देखिए, दूर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो पौधे आपको दिख रहे हैं, ये जो पौधे दिख रहे हैं, इनमें से ये बड़े पौधे हैं और इनके साथ में जो छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं, जिनकी ऊंचाई जो है सामान्यतया 5 फीट के आसपास होती है, तो ऐसे पौधे हैं उनको अपन बोलते हैं झाड़ी। तीसरा, फिर इसके बाद में जैसे ये आपको इधर ये बील का पौधा दिखाई दे रहा है, नीम के जो पेड़ हैं। फिर इसके बाद में इधर देखिए, ये जो बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं, ये इधर जो पेड़ दिखाई दे रहा है, तो इनकी जो ऊंचाई है वो सामान्यतया
8 से 10 फीट या इससे भी ज़्यादा होती है। तो ये तीसरी श्रेणी है जिसको अपन बोलते हैं वृक्ष। कहने का मतलब कि जो पौधे होते हैं उन पौधों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला जो है वो ये साख, जिसमें ये दूब भी आती है। इसके बाद में छोटे छोटे जो प्लांट जिनको अपन गमलों में घर पे लगाते हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो साख के अंतर्गत आते हैं। दूसरा फिर जैसा मैंने बताया कि जैसे मान लो यहाँ 2 आपको दिख रहे हैं पौधे, एक लंबा पौधा दिख रहा है और एक इसके साथ में ये छोटा पौधा दिख रहा है। जो झंडे के पीछे से छोटा पौधा दिखाई दे रहा है, ये छोटा पौधा है, इसको बोलेंगे झाड़ी। और ये जो तीसरे जो पौधा है ये वृक्ष। ऐसे कर करके हम जो है पादपों को 3 भागों में मुख्य रूप से बांट सकते हैं। पहला जो है साख, दूसरा झाड़ी और तीसरा वृक्ष। इसके बाद में हम पादप की जो सामान्य संरचना है उस संरचना की अगर बात करें तो उस सामान्य संरचना में हम देखेंगे कि पौधे का एक भाग जो है वो ज़मीन के अंदर होता है। जैसे इस गमले को अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ से ये जो आप देख रहे हैं, ये जहाँ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, गमले के अंदर ये जो मिट्टी है और ये जो जहाँ मैंने हाथ लगा रखा है, यहाँ से नीचे का जो भाग, कहने का मतलब पौधे का वो भाग जो मिट्टी के अंदर होता है, मिट्टी के अंदर जो पौधे का भाग होता है उस भाग को बोलते हैं मूल। और ये इसके बाद में जो जितना भी है, जैसे ये यहाँ से लेके और ऊपर की तरफ चलें तो ये फूलों तक, और फूलों के बाद में जैसे बड़े वृक्ष होते हैं तो इन बड़े वृक्षों के फल होते हैं। जैसे ये बील का पौधा देख रहे हैं और इस बील के पौधे के ये फल लगे हुए हैं, तो ये फल तक लेकर के ऊपर का जितना भी ये बड़े बड़े आपको उनके सीड्स दिखाई दे रहे हैं, ये सारे जो भाग जो हवा में होते हैं, इन हवा में स्थित जो भाग होते हैं इनको अपन सम्मिलित रूप से बोलते हैं पर्रो है। तो कहने का मतलब पौधा जो होता है उस पौधे के 2 भाग होते हैं। एक वो भाग जो ज़मीन के अंदर होता है जिसको मूल या जड़ के नाम से जानते हैं, और दूसरा भाग जो हवा में होता है। तो हवा में जो भाग होता है उस भाग को पर्रो कहते हैं, और पर्रो के तहत ही तना भी आता है, उसके बाद में शाखाएं भी आती हैं, उसके ऊपर जो शाखाओं पे इस तरह के सुंदर सुंदर जो फूल खिलते हैं वो फूल इसके अंतर्गत आते हैं, और फूल के बाद में जो फूलों से ये फल बनते हैं, ये फल भी जो है वो इसी पर्रो के तहत आते हैं। तो ऐसे कर करके जो है इस पौधे के ये मुख्य भाग होते हैं। इनमें से जो जड़ है जिसको अपन मूल कहते हैं, उसके बाद में जो इसका तना है, और तने के बाद में जो इस पे पत्तियां लगी हैं, और पत्तियों के साथ साथ जो ये शाखाएं निकल रही हैं, जैसे इसमें आप देख रहे हैं ये इस तरह से शाखाएं निकल रही हैं, शाखाओं के ऊपर ये पत्तियां लगी हुई हैं। फिर ये जो सारे के सारे भाग हैं, इस फूल को छोड़ के पौधे के जो भाग हैं, विभिन्न भाग हैं, उन भागों में फूल को छोड़ करके, जैसे यहाँ अगर अपन देखें तो ये देखिए, ये जो पौधा है इस पौधे में ये जो भाग है इस फूल को छोड़ करके जितना भी भाग है नीचे का, जिसमें जड़ भी आ गई, तना भी आ गया, शाखाएं हैं, पत्तियां हैं, ये सारे के सारे भाग हैं वो पौधे के कायिक भाग कहलाते हैं। कहने का मतलब उसकी काया को बनाने वाले, उसकी बॉडी को बनाने वाले। तो बॉडी को बनाने वाले जो पार्ट होते हैं उनको अपन कायिक भाग कहते हैं। और ये जो पुष्प है जिससे ये जो है लैंगिक जनन करता है, लैंगिक जनन करने में पुष्प ही इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसलिए ये जो पुष्प है, इस पुष्प को हम पौधे का जनन भाग कहते हैं। कहने का मतलब सामान्यतः पौधे जो हैं वो लैंगिक जनन करते हैं तो वो पुष्प के द्वारा
करते हैं। इस लिहाज से हम ये जाने कि पुष्प की संरचना कैसी होती है, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही एक प्रश्न ये भी आता है कि क्या इन पौधों को जनन करना ज़रूरी है? अगर ये जनन नहीं करे तो क्या हो? जैसे मैं सामान्य सी बात कहूँ कि बहुत सारे लोग हैं, जैसे हमारे ये नीकू है, इस नीकू की तरह से बहुत से पेट एनिमल पालते हैं और उनके इस तरह के टीके लगवा देते हैं ताकि उसके बाद में वो जनन नहीं कर सके। तो ऐसे में वो जनन तो नहीं कर पाते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जिएंगे नहीं। हाँ, वो जिएंगे। ये श्वसन भी कर सकती है, ये जो है पोषण भी कर सकती है, ये उत्सर्जन भी कर सकती है, ये जो है वृद्धि है वो भी कर सकती है ना। मतलब ऐसे लाइफ की जो प्रमुख प्रोसेस होते हैं, उन प्रोसेस को कोई भी जंतु या कोई भी पादप है वो कर सकता है बिना जनन के। तो फिर हमारे सामने एक बात आती है, तो फिर इन पौधों के लिए जनन क्यों ज़रूरी है? इस तरह के जो एनिमल्स हैं जिनमें मनुष्य भी सम्मिलित हैं, इनके लिए जनन क्यों ज़रूरी है? तो यहाँ हम देखेंगे कि अगर इस तरह के जो जीव हैं, इस तरह के जो पौधे हैं, वो अगर जनन नहीं करेंगे तो ऐसी स्थिति में आने वाले समय में इनका इस पृथ्वी से अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। वैसे मैं बताना चाहूँगा कि हमारी नीकू है, इसने 2 बार बच्चों को जन्म दिया है और इसलिए इसकी पीढ़ी है वो आगे बढ़ गई है। तो इसलिए इस पृथ्वी पे अगर अपना अस्तित्व रखना है तो उस अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन जरूरी है, पादपों में भी और जंतुओं में भी। तो अब ये जो पौधे के भाग हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि जो इसके एक कायिक भाग होता है और एक इसका जनन भाग होता है। जनन भाग में जो है पौधे का पुष्प होता है और इस पुष्प के अलावा जितने भी इसके जो पार्ट हैं वो सारे के सारे हैं वो कायिक भाग के तहत आते हैं। अब यहाँ ये बात भी है कि पौधे जो हैं, जैसे मान लो कि ये दूब घास है, इसकी अगर अपन बात करें तो इसका एक पर्रों का जो भाग है जिसके नीचे जड़ें लगी हुई हैं, उसको उखाड़ करके अगर अपन दूसरी जगह लगा देते हैं तो ऐसी स्थिति में ये नए पौधे को जन्म देता है और वो पौधा हूबहू वैसा ही होता है जैसा पहले वाला दूब का पौधा था। इसी तरह से ये जो आप गुलाब देख रहे हैं, तो ये गुलाब यहाँ लगाए हुए हैं तो कोई इन बीजों से नहीं लगाए हुए हैं। ये जो दूसरे पौधे आप देख रहे हो, ये पौधे हैं, ये बीजों से नहीं लगाए हुए हैं। ये सारे के सारे पौधे हैं, इनकी टहनियाँ हैं और उन टहनियों को मूल पौधे से हटा करके और फिर उसके बाद में इसको यहाँ लगाया है। तो कलम और कतरन के द्वारा भी जो है पौधों में जनन कराया जा सकता है। फिर इसके बाद में एक जो पौधा होता है, जिस पौधे को अपन पत्थर चट्टे के नाम से भी जानते हैं, उस पत्थर चट्टे की जो पत्तियां होती हैं, और ये जो पत्तियां होती हैं, अगर पत्थर चट्टे की जो पत्ती है, उस पत्ती को अगर हम क्या करें, ये जो पत्ती है, इस पत्ती को अगर नीचे ज़मीन पे गिरा दिया जाए तो ये मिट्टी के संपर्क में आएगी, पानी के संपर्क में आएगी और फिर उससे क्या होगा, नए पौधे हैं वो तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से ये है। एक अपन देखें कि आजकल जो आप गन्ने का जूस खूब पीते हैं, तो आप गन्ना जो है उसको देखा है, तो गन्ना जो होता है जिसके अंदर उसके बीच बीच में जो पर्वसंधियाँ हों, ऐसी 2-3 पर्वसंधियों वाले टुकड़ों को अगर ज़मीन के अंदर बो दिया जाता है तो उससे भी गन्ने का नया पौधा तैयार हो जाता है। तो ये सारे के सारे हैं पौधों के अंदर कायिक जनन के
कुछ विशेष तरीके हैं और इन तरीक़ों से जो है पौधे हैं वो कायिक जनन कर पाते हैं। ये जो कायिक जनन है, इस कायिक जनन में पौधे के जो गुण हैं वो मूल पौधे से बिल्कुल मिलते जुलते होते हैं, क्योंकि इनका जो अंदर कोशिका के अंदर केंद्रक और केंद्रक में डीएनए होता है और डीएनए के द्वारा जो जीन्स बनते हैं वो जीन्स है वो सेम होते हैं और सेम होने के कारण से इनकी जो लक्षण हैं वो भी सेम दिखाई देते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे पुष्प की संरचना, और पुष्प की संरचना के साथ साथ ही जो पादप हैं वो कायिक जनन कैसे करते हैं उसके बारे में। थैंक्स।